Hello student, today we are going to learn our government budget chapter. After learning this chapter, we are able to know about meaning of government budget, its classification, budgetary deficit, etc. Total 6 marks have been allotted by CBSE to this chapter for your final exam. So let's start. First of all, we try to know what is budget or government budget. Budget वर्ड ओरिजिनली एक फ्रेंच वर्ड बजटी से डेराइव किया गया है, जिसकी मीनिंग लेदर बैग होती है। एक्चुअली पिछले समयों में जो भी मिनिस्टर होते थे, चांसलर होते थे, जब वो पार्लियामेंट में अपना बजट पेश करने आते थे, बजट प्रेजेंट करने आते थे, तो सारा रिकॉर्ड एक लेदर बैग में रख के लाते थे और वहीं से धीरे धीरे उस लेदर बैग की मीनिंग को बजट के सेंस में यूज किया जाने लगा। रही बात इंडिया की, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, हर गवर्नमेंट की, आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग, कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको अपनी एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर को हर फाइनेंशियल ईयर में एनुअली पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बजट की बात करें या बजट की एक जनरल मीनिंग की बात करें, तो गवर्नमेंट बजट is an annual statement showing item-wise estimates of receipts and expenditures during a fiscal year. गवर्नमेंट की जो भी प्रोग्राम और पॉलिसीज होती हैं, उनको गवर्नमेंट उसको अप्रूव कराने के लिए गवर्नमेंट उस पार्लियामेंट में उसे रिप्रेजेंट करती है। और इंडिया में 1 फेब को फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट की फाइनेंस मिनिस्टर मिसेज निर्मला सीतारमण जी हैं। तो जैसे मीनिंग से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, एन एनुअल स्टेटमेंट, या फिर गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जिस तरीके से अकाउंट्स का स्टूडेंट होने के नाते आप फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हो, उसी तरीके गवर्नमेंट भी अपना एक फाइनेंशियल अकाउंट क्रिएट करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये स्टेटमेंट एस्टिमेट्स होते हैं। जो कमिंग फिजिकल ईयर आ रहा है, कमिंग ईयर है, उसमें गवर्नमेंट एस्टिमेट्स करती है कि उसको कितनी रिसीट्स मिलने वाली है, कितनी इनकम मिलने वाली है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के कितने खर्चे होने वाले हैं इस ड्यूरिंग फिजिकल ईयर। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। एनुअली मतलब हर साल इसको बनाना ही बनाना है और पार्लियामेंट से इसे अप्रूव कराना है, जिसमें गवर्नमेंट एस्टिमेट रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करती है। उस एस्टिमेट्स में गवर्नमेंट की सारी रिसीट्स शो की जाती हैं, गवर्नमेंट
कहाँ कहाँ से इनकम पा रही है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चे करती है। मेजरली जो बजट गवर्नमेंट 1 फेब को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती है, उसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में पिछले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट्स लगाए थे उसकी परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, और दूसरे पार्ट में जो मेजर पार्ट होता है उसमें गवर्नमेंट अपने सारे एस्टिमेट्स को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है कि गवर्नमेंट को इन सोर्सेस से रेवेन्यू होने वाली है और गवर्नमेंट इन सोर्सेस पे खर्च करने वाली होती है। उसका पूरा आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ही गवर्नमेंट बजट कहलाता है। तो अगर हम इसे रिकैपिचुलेट करें कि मीनिंग क्या होगी गवर्नमेंट बजट की, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बजटरी रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर, और गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ receipts and expenditures during a fiscal year। तो ये गवर्नमेंट बजट की मीनिंग रही। यहाँ पे जो चीजें आप ध्यान में रखेंगे, पहली चीज तो ये एस्टिमेट्स होते हैं जो फिस्कल ईयर चल रहा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। इंडिया के रिस्पेक्ट में 1 फेब को ये पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए प्रेजेंट किया जाता है, और जो फिजिकल ईयर गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट फॉलो करती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। अब गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, उस बजट को बनाने के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कोई भी वर्क हम किन्हीं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से करते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट बजट क्रिएट करती है, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेती है, तो उसके पीछे गवर्नमेंट के कुछ मोटिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे उन मोटिव्स के बारे में बात करें तो ये गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बजट क्रिएट करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, रिसोर्सेस का रीएलोकेशन के लिए, इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, और गवर्नमेंट जो अपने एंटरप्राइजेस रन करा रही है उनके मैनेजमेंट के लिए बजट बनाती है। तो अगर इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के डिटेल में हम जाएं, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कभी कभी सीबीएसई एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाते हैं 2-2 नंबर में, 2-2 मार्क्स के, और उन्हें आपको डिटेल करना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लियरली पता होने चाहिए, और इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमें इतना नॉलेज हो कि हम उसको 2 मार्क्स के लायक लिख सकें। तो पहले ऑब्जेक्टिव को लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। जब इकोनॉमी की रियल जीडीपी में सस्टेनेबल इंक्रीज हो, ईयर बाय ईयर इंक्रीजनेस आए, ऐसी इंक्रीजनेस जो मेंटेन रखी जा सके, उसे कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। और गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू इस इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस को मेंटेन रख सकती है, इसको बढ़ा सकती है, और कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकती है। बजट को अगर हम ओवरऑल समराइज करें तो बजट 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट में गवर्नमेंट की सारी रेवेन्यू इनकम सोर्सेस शो किए जाते हैं, और एक पार्ट में गवर्नमेंट के सारे खर्चे शो किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर शो किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसका बहुत बड़ा मेजर हिस्सा उसकी टैक्सेशन पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट मेजरली अपनी टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस को इंड्यूस कर सकती है, प्रमोट कर सकती है। अगर उसका हम एक एग्जांपल लें कि गवर्नमेंट
टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी को कैसे यूज करेगी एज अ बजटरी टूल इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस को प्रमोट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए। तो गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी या सब्सिडी को इस तरीके से यूज करेगी कि गवर्नमेंट बजटरी इंसेंटिव दे सकती है प्रोजेक्ट्स को, टैक्सेशन कंसेशंस दे सकती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करा सकती है एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और उस प्रॉफिट से अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लोगों को नया एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नए एंटरप्रेन्योर आएंगे उस प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर के और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इस पॉलिसी के तहत, टैक्सेशन या सब्सिडी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स देती है और कभी कभी ये टैक्स रिबेट्स जानबूझ के दिए जाते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करने के लिए। इंडिया जैसी कंट्री में हम ये देखते हैं कि किसी किसी स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है और कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे बैकवर्ड एरिया के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को टैक्स रिबेट्स दे सकती है कि आप अगर इस एरिया में अपनी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां लगाते हैं तो आपको ये सारी रिबेट्स मिलेंगी, और जब वो फैक्ट्रियां उस एरिया में लगेंगी तो उस एरिया का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और जो ये रीजनल डिस्पैरिटी है ये कम होने में गवर्नमेंट के इस एम को पाने में एक सहूलियत मिलेगी। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर पॉलिसी, गवर्नमेंट खुद एक्सपेंडिचर पॉलिसी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को इंप्रूव करे, जिससे जब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होंगी तो हमारे देश के खुद के एंटरप्रेन्योर और विदेशों के भी एंटरप्रेन्योर, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, वो भी अट्रैक्ट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ की पेस स्पीड अप होगी और बजट को एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ इंड्यूस करने के टूल के रूप में एक अच्छे तरीके से यूज किया जा सकेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सिंपली रीएलोकेशन की मीनिंग होती है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज, रिसोर्सेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, फर्स्ट यूज से दूसरे यूज में। गवर्नमेंट रिसोर्सेस को रीएलोकेट अपने वेरियस सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, फुलफिल करने के लिए करती है, यानी रिसोर्सेस को रीएलोकेट करती है। नॉर्मली जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इकोनॉमी के उसी सेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा पे, लेकिन जो गवर्नमेंट काम करती है उसका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, लोगों के सोशल वेलफेयर के मोटिव से काम करती है। तो कहा यह जाता है कि जो कंट्री के प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, नॉर्मली वो लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट अपने बजटरी टूल से, अपने बजटरी एक्टिविटीज से
रिसोर्सेस को रीएलोकेट करने का काम करती है। रिसोर्सेस का एलोकेशन इस मैनर में करती है कि एक बैलेंस बना रहे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर में। इसका एक एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे सिगरेट और टबैको कंपनीज हैं, यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ही हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ऐसी हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे हैवी टैक्स इंपोज कर सकती है, और जो टैक्स कलेक्शन हुआ, जो इनकम जनरेट हुई गवर्नमेंट की, उनको यूज कर सकती है लोगों को सब्सिडीज देने में, या फिर ऐसी एक्टिविटीज जो सोसाइटी के लिए बेटर हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, उनमें टैक्स कंसेशन दे सकती है। तो जो कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर है, उसको और बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी को यूज करती है और एक बैलेंस बनाती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर के बीच में। हम देखते हैं कि ऐसी सारे जगहों पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जहां पे प्रॉफिट कमाने के कम चांसेस हैं या फिर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जैसे वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन फैसिलिटीज, स्ट्रीट लाइटनिंग, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इन सारी जगहों पे अपने खर्चे बढ़ा करके रिसोर्सेस को रीएलोकेट कर सकती है। ऐसी जगहों पे टैक्स लगाए जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस इंपोज करे और फिर गवर्नमेंट खर्चे करे सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो इसीलिए बात की जा रही है सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेस को रीएलोकेट करती है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, वो है इनकम इनइक्वालिटीज को दूर करना, या फिर आप कह सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये पिछले रिकॉर्ड या फिर किसी भी हिस्ट्री, डेवलप्ड कंट्री की हिस्ट्री को हम देखें, नॉर्मली यही होता आया है, या इंडिया के रिकॉर्ड की ही बात करें, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ये वाइड होता गया है, यानी इनकम इनइक्वालिटीज इंक्रीज हुई है। तो गवर्नमेंट अपने बजट को इस इनइक्वालिटी को कवर अप करने के लिए भी यूज करती है, कम करने के लिए भी यूज करती है। गवर्नमेंट अपने बजट को रिच एंड पुअर के बीच के गैप को खत्म करने के लिए यूज करती है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी टैक्सेशन पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी दोनों को यूज कर सकती है। टैक्सेशन पॉलिसी को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी बनाया जाए, यानी जैसे जैसे रिच पीपल की इनकम बढ़े उस पर टैक्स रेट भी बढ़ते जाए, टैक्स रेट हायर किए जाएं, जिससे टैक्स मिले गवर्नमेंट को, और उस टैक्स को जो इनकम गवर्नमेंट को मिली टैक्स के फॉर्म में, उसको लोअर इनकम ग्रुप के ऊपर खर्च कर सके। तो गवर्नमेंट एक तरीके से रिच पीपल से इनकम पा करके उस इनकम को लोअर इनकम ग्रुप पे खर्च करती है। तो जो इनइक्वालिटी है रिच और पुअर के बीच में, उसको कवर अप करने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी।
गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसी के तहत ट्रांसफर पेमेंट्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइड करा सकती है। लोगों के वेल बीइंग, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए फ्री सर्विसेज गवर्नमेंट दे सकती है, जैसे एजुकेशन फ्री सर्विस के फॉर्म में दे सकती है। जो नेसेसिटीज हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकती है। एलपीजी सब्सिडी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले पीपल के लिए वेलफेयर स्कीम स्टार्ट कर सकती है, यानी ऐसे लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको बढ़ाने का प्रयास कर सकती है, वो चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत हो या फिर जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करके उनके वेलफेयर को इम्प्रूव करके। तो इस तरीके से इनकम इनइक्वलिटीज को कवर अप करने का काम गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू कर सकती है। एक ऑब्जेक्टिव आज के समय में गवर्नमेंट बजट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी माना जाता है। हम जानते हैं इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ एक हद तक मार्केट फ्रीली प्ले करती है और कुछ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन है। कोई भी इकोनॉमी हो, अगर वहां फ्री प्ले ऑफ मार्केट है तो ट्रेड साइकिल्स आने ही आने होते हैं, जिसे हम बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। ट्रेड साइकिल रिफर्स द फेज ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम इन द इकोनॉमी। तो ये जो ट्रेड साइकिल्स होती हैं ये इकोनॉमी को अनस्टेबल बनाती हैं, यानी जो फ्लक्चुएशंस हैं ट्रेड साइकिल्स के, गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इस फ्लक्चुएशन को कम करने का प्रयास कर सकती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कर सकती है। अगर किसी भी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जो एक गुड एनवायरनमेंट नहीं माना जाता है, एक गुड बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं माना जाता है किसी भी कंट्री के लिए। तो गवर्नमेंट इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशनरी कंडीशन अगर प्रिवेल कर रही है तो बजटरी मेजर्स उठाए जा सकते हैं। डिफ्लेशनरी कंडीशन के लिए अलग बजटरी मेजर्स गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सकती है। नॉर्मली माना ही जाता है इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज जो होती हैं वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से होती हैं। तो गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड, बढ़ी हुई एग्रीगेट डिमांड को टैक्स रेट बढ़ा करके रिड्यूस कर सकती है, अपने खुद के एक्सपेंडिचर में कमी ला करके रिड्यूस कर सकती है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने के लिए टैक्स कंसेशन दे सकती है प्राइवेट सेक्टर को। इस तरीके से गवर्नमेंट इन्फ्लेशनरी कंडीशन को कंट्रोल में रख सकती है। बजटरी मेजर्स गवर्नमेंट अपने बजट में शामिल कर सकती है, या फिर डिफ्लेशनरी सिचुएशंस के समय गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए टैक्स रेट में कमी ला सकती है गवर्नमेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकती है, जिससे लोगों की इनकम बढ़े और एग्रीगेट डिमांड बढ़े और डिफ्लेशनरी कंडीशंस अंडर कंट्रोल रहे। तो जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट अपने बजट को एज अ टूल यूज करती है। और एक लास्ट ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए भी बजट में कहीं ना कहीं प्रावधान करती है। गवर्नमेंट बहुत सारे अपने एंटरप्राइजेस को रन कराती है, तो
उनके मैनेजमेंट के लिए भी, उनके फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी बजट में अपने प्रोविजन करती है और पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल लेती है। और सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इन्हीं 5 ऑब्जेक्टिव्स में गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव कंक्लूड होते हैं। तो अभी तक जो कुछ हमने समझा, अगर उसको हम रिकैपिचुलेट करें तो हमने समझने की कोशिश की कि गवर्नमेंट बजट क्या है और गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, इस बजट को बनाने के पीछे गवर्नमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके आगे हम गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, रेवेन्यू और एक्सपेंस के फॉर्म में, बजटरी रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर, उन कंपोनेंट्स के बारे में अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और उनको सीखेंगे।